नमस्कार, चैप्टर 1 के लेक्चर नंबर 9 में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गोस लॉ। गोस लॉ की 3-4 एप्लीकेशंस हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर। एक इनफाइनाइट वायर है जिसके ऊपर चार्ज चिपकाया गया है, उसके कारण उससे r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमें आज की क्लास में निकालना है। तो उससे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने गोस लॉ डिस्कस किया, उसका क्या मतलब है और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। देखिए, गोस लॉ कूलम्ब लॉ का ही एक भाई है। जिन केसेस में कूलम्ब लॉ को यूज करके एक गिवन चार्ज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मुश्किल होता है, वहां पर कई बार गोस लॉ हेल्पफुल होता है। तो अब गोस लॉ है क्या, वो एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, गोस लॉ का मतलब है एक गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, इसके कारण या ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता, ऐसा भी हो सकता था। ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले हम एक सुटेबल क्लोज्ड सरफेस चूज करते हैं, ठीक है। फिर इन सब के कारण, इन सब चार्जेस के कारण जो इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है Q in upon एप्सिलॉन नॉट। जो चार्ज इनसाइड दिस क्लोज सरफेस है वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपका बनता था E डॉट ds इंटीग्रेशन ओवर द होल क्लोज सरफेस Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस गोस लॉ को अप्लाई करते वक्त आपको जो बातें ध्यान रखनी है वो आप एक बार ध्यान से, मैं रिपीट कर देता हूं। यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सभी चार्जेस के कारण है, अंदर के चार्जेस और बाहर के चार्जेस के कारण। फॉर इंस्टांस अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहा हूं, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑल दीज चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड। ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए अपने शब्दों में कि यहां पर क्या है, ड्यू टू ऑल चार्जेस इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। एक बात। दूसरी बात, जो इस साइड Q इन है यहां पर सिर्फ इनसाइड चार्ज ही कंसीडर करना है, ओनली इनसाइड चार्ज इज टू बी कंसीडर्ड। इसके अलावा जो तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है वो है, जो आप क्लोज्ड सरफेस चूज कर रहे हैं वो आप कैसा भी रैंडम सरफेस चूज कर सकते हैं, लेकिन यदि सिमेट्रिक सरफेस चूज करते हैं तो उसमें गोस लॉ को अप्लाई करना आसान होता है, लेकिन कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सभी तरह के सरफेसेस के लिए वो इक्वली एप्लीकेबल है। तो आप यहां पे एक बात और लिख लीजिए, कैन चूज एनी रैंडम क्लोज्ड सरफेस। ये तीनों बातें आपको जब भी आप गोस लॉ अप्लाई करोगे ध्यान रखनी है। अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। हमारे पास एक इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर है जिसकी डायमेंशंस इस साइड भी इन्फिनिटी तक एक्सटेंड है और यहां भी इन्फिनिटी तक एक्सटेंड है। अब ये इनफाइनाइट चार्ज जो वायर है इसके अंदर, इसके ऊपर ऐसा मान लीजिए कि मैंने पॉजिटिव चार्ज चिपका दिया है, और जो पॉजिटिव चार्ज चिपकाया है वो है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। 1 मीटर के अंदर लैम्डा चार्ज चिपका हुआ है। अब हमारा काम ये है कि इस इनफाइनाइट वायर से किसी एक दूरी r पर इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर मैं कूलम्ब लॉ को यूज करके यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता तो मैं क्या करता, इस इनफाइनाइट तार के छोटे छोटे टुकड़े करता, पॉइंट चार्जेस में डिस्ट्रीब्यूट करता, और उसके बाद उनके कारण इस पॉइंट पर इंडिविजुअल स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता, फिर उनको वेक्टोरियली ऐड करता और फिर जाके मेरा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता।
लेकिन हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गोज लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले क्या स्टेप हमारा गोज लॉ का? पहला स्टेप है चूज अ सुटेबल क्लोज्ड सरफेस। यहां पे सुटेबल वर्ड का इंपॉर्टेंस है जिसको आप ओवर द टाइम समझ जाओगे। गोज लॉ के लिए सबसे पहली बात है कि हमें क्लोज सरफेस चूज करना होता है। इस केस में मैं क्लोज सरफेस चूज कर रहा हूं एक सिलेंडर को। सिलेंडर का रेडियस r है, आप मान लीजिए यहां तक ये डिस्टेंस r है, तो मैंने एक सिलेंडर चूज किया है जिसका रेडियस, जितनी दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था उतनी रेडियस का ही हमने एक सिलेंडर चूज कर लिया। ये चारों तरफ से बंद है, इसका ये वाला आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है और ऊपर वाला आपका ये फ्लैट सरफेस एरिया है। इस तरीके से एक क्लोज्ड सरफेस है, इसके ऊपर मुझे क्या लगाना है? गोज लॉ अप्लाई करना है। अब गोज लॉ कैसा है? ये है। गोज लॉ का मतलब होता है कि आप जो ये चार्ज है, इनफाइनाइट चार्ज जो इसके ऊपर प्रेजेंट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लक्स होगा। तो उस चार्ज वायर के कारण जितना फ्लक्स होगा थ्रू दिस सरफेस वो किसके बराबर होगा? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले हमारा क्या मेन काम है? हमें फ्लक्स निकालना है, E डॉट ds निकालना है। तो हमें निकालना क्या है? सेकंड, टू कैलकुलेट नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस। तो आप सबसे पहले एक बात बताइए मुझे, अगर फ्लक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा? छोटे छोटे एरिया एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा। फॉर इंस्टांस मैंने यहां पर एक एरिया एलिमेंट ds1 सेलेक्ट कर लिया। अब इस ds1 एरिया एलिमेंट पर जो इस पूरी वायर पर चार्ज प्रेजेंट है उसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा E1, इस E1 का इस ds1 के साथ मैं डॉट करूंगा, वो पास होने वाला फ्लक्स। क्लियर है? तो मैं ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स को अगर ऐड कर दूं, जो कि इस इंटीग्रेशन में आपका लेफ्ट हैंड साइड शो किया गया है, ऐड कर दूं या इंटीग्रेशन कर दूं, तो आपको नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब यहां पर एक बात देखते हैं, इसको आप रब कर दीजिए। आप मुझे ये बताइए, जो पॉइंट P सिलेक्ट किया गया है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये आपको पहले से आपके पास जो नॉलेज आपने गेन करी है उससे आपको अंदाजा लगाना है। आप वीडियो पॉज करके अपना दिमाग लगा सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि क्या उसकी डायरेक्शन होगी। इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करें? आप मान लीजिए इस पूरी चार्ज वायर को मैंने टुकड़ों में बांट लिया। मैं इसको यहां बना रहा हूं। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आप क्या कीजिए, यहां पर एक छोटा सा चार्ज कंसीडर करिए। यहां से जितनी दूरी पर ये है, इसके नीचे इतनी दूरी पर एक चार्ज और कंसीडर कीजिए। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। जब दोनों का रिजल्टेंट करेंगे तो आप इस साइड आएगा। सिमिलरली अगर आप यहां से कंसीडर करेंगे इन दो चार्जेस पेयर को, ऐसे सिमेट्रिक पेयर्स को जब आप कंसीडर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी दिस साइड, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? जो एरिया एलिमेंट है इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन भी इस साइड ही होगी। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये आपका सिलेंडर है, इसके बीचों बीच एक तार जा रही है। उस तार के कारण r रेडियस पर जो सरफेस है इस सिलेंडर का, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उस तार के कारण हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है। जो एरिया यहां पर होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, तो वो भी ऐसे होगी। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया एलिमेंट। अब आप ये एरिया एलिमेंट कहीं भी चूज कर लीजिए। अगर आपका एरिया एलिमेंट कहीं यहां होता तो
इसकी डायरेक्शन ये होती, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होता। तो आप कहीं पर भी सिलेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनाइट वायर इज ऑलवेज रेडियल। फर्स्ट थिंग, एरिया एलिमेंट इज की डायरेक्शन भी आपकी रेडियल ही होगी, इसलिए E और DS दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब इसके अलावा एक बात और आपको देखनी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ सरफेस। क्योंकि अगर मैं ये वायर है इसके थ्रू पास कर रही है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, यहां पे निकालूं, कहीं भी निकाल लूं, वो उस वायर से उतनी ही r दूरी पर रहेगा। अगर मान लीजिए मेरा पॉइंट यहां की बजाय यहां होता इसकी सीध में, तो इसके ऊपर भी उतनी वायर होती, इसके नीचे भी उतनी वायर होती। इसके लिए ना तो इस पॉइंट में डिफरेंस है ना इस पॉइंट में, एक जैसे लगेंगे इस वायर को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो ये दो बातें आपको अगर समझ में आ गई हैं तो आगे का गोज लॉ अप्लाई करना आसान है। अब गोज लॉ अप्लाई करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन कंसीडर करते हैं एक बार। नाउ अप्लाई गोज लॉ। E डॉट ds करेंगे आप, E डॉट ds जब करेंगे तो आप ध्यान से देखो, जो E और ds के बीच का एंगल कितना है, 0, बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो डॉट क्या होता है, ए बी कोस थीटा, यहां कोस 0 हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू, सीधा आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और ds का मल्टीप्लीकेशन, क्यों कोस 0 इज 1। अगर आपको इंटीग्रेशन का बेसिक्स नहीं पता है, वैसे आपको 11th क्लास में क्लियर हो गया होगा, अगर फिर भी नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं एक बेसिक ओवरव्यू आपको दे दूंगा इंटीग्रेशन का भी। अब इसके बाद जब मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ सरफेस, बल्कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब ये टर्म हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जो सरफेस पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो वी कैन टेक आउट दिस टर्म आउटसाइड। तो ये आपका हो गया E ds, ठीक है भैया। अब आप E डॉट ds, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो E डॉट ds हम कर रहे हैं दो तरह के सरफेस के लिए होगा। एक तो जो आपका कर्व्ड सरफेस है और एक ऊपर नीचे का जो सरफेस है, ठीक है। तो यहां पर आप ये मान लीजिए कि ये कंप्लीट के लिए है और आप एक काम करिए, एक सिर्फ आप कर्व्ड के लिए बात करिए, है ना, कर्व्ड के लिए। तो कर्व्ड के लिए आपने बात करी, E बाहर आ गया, ds अंदर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ ds अक्रॉस द क्लोज्ड सरफेस एरिया, तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका एरिया हमें चाहिएगा, टोटल एरिया। तो अब क्या करें, आप इस सिलेंडर को एक जगह से कट करके आप उसको एक्सपेंड कर लीजिए, वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। उसकी लेंथ कितनी रहेगी, L, जो आपको सिलेंडर की गिवन है। सिलेंडर की लेंथ आपको L गिवन है। उसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, जब ओपन करेंगे तो वो सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगा, 2πr। तो ds आपका आ गया A इंटू 2πrl, ठीक है। ये तो आपका हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया का। अगर आप बॉटम अप की बात करेंगे, E डॉट ds बॉटम और अप सरफेस, ये वाला सरफेस और इस सरफेस पे भी हमें E डॉट ds करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए अगर इस पॉइंट पर ये सरफेस है, इस सरफेस को आप छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ लीजिए। अगर इस पॉइंट पर मुझे E डॉट ds निकालना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और ds ऐसे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अगर यहां पर इस किसी पॉइंट पे हमेशा रेडियली आउटवर्ड ही रहेगा, लेकिन यहां पे सरफेस ऐसे है तो उसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। और जब उन दोनों का डॉट करेंगे आप तो cos 90 इज 0। तो आप बोल सकते हैं E ds
cos 90 इट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो आप जब कंप्लीट सरफेस के लिए E डॉट ds करेंगे, ये हमने नोट कर लिया, इसको मिटा देते हैं। जब आप कंप्लीट सरफेस के लिए E डॉट ds अप्लाई करेंगे तो यू कैन राइट, वहां से आप लिखेंगे E 2 पाई r l प्लस 0। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गॉसियन गोज लो। राइट हैंड साइड में क्या होता है? Q इनसाइड का मतलब जो भी आपने क्लोज्ड सरफेस चूज किया है उसके अंदर अंदर में चार्ज कितना है। अगर इस वायर पे चार्ज आपका लैम्डा पर मीटर है, ये हमने दे रखा है, लैम्डा कूलम पर मीटर, 1 मीटर में लैम्डा कूलम है तो L मीटर में कितना होगा? लैम्डा इंटू L। तो Q इनसाइड इज लैम्डा L, यू कैन राइट इट हियर, Q इनसाइड इज लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा क्या था? E डॉट ds के बराबर तो ये था और Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर ये था। तो आप यहां से इसको सोल्व कर लीजिए। E 2 पाई r l लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसल आउट कर दीजिए। दिस इज लैम्डा बाय 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड due to an infinite charged wire at a distance r from it is given by this formula। तो हमने गोज लॉ को इस्तेमाल करके इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। ये हमारी गोज लॉ की पहली एप्लीकेशन थी। अगली एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।